हर सफल कहानी के पीछे होता है हार्ड वर्क, एक सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग और साथ में होते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आज एक ऐसी ही कहानी हम जानने वाले हैं। मेरे साथ में अनमोल है और साथ में उनका सपोर्ट सिस्टम है, उनकी फैमिली। तो सबसे पहले आप सभी को कंग्रेचुलेशंस, फाइनली अनमोल का डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। उन सभी के लिए जो आपको पहली बार देख रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से हैं? Myself Avni Rawat. I am in 9th standard. ओके, तो ये अनमोल की बहन है। आप मम्मी से बात करते हैं। मैम, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हमें पता है आप जॉब करती हैं ऑलरेडी, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे। मैं रश्मि रावत, सागर मध्य प्रदेश से हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये अवनी रावत छोटी बेटी। मैं एमपी पुलिस में हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, लगभग 10 साल पूरा होने वाला है अभी। मैं सूबेदार के पद पर पदस्थ हूँ सागर में। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। अनमोल का मतलब रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। हमने जितना सोचा था उससे हमें ज़्यादा ही उसका प्रतिफल मिला है जी। तो हम लोग बहुत खुश हैं। इससे पहले कि मैं फिर से आपसे कोई सवाल पूछूं, सर आपसे जानना चाहेंगे ब्रीफली। मेरा नाम श्री राम रावत है जी। और सागर के पास है राहतगढ़ टाउन। तो मेरा स्कूल चलाता हूँ वहाँ पर, नर्सरी से 10th क्लास तक। ओके, तो मतलब सच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है अनमोल का। अनमोल, आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने समय से कोटा में रहकर प्रिपरेशन कर रहे थे? मैंने एलन का 2 ईयर प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन किया था और जस्ट आफ्टर 10th बोर्ड्स एंड आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 11th। सो मैंने 11th एंड 12th दोनों नर्चर एंड एनथ्यूज में पढ़ाई की एलन में। ओके, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोटा को कहते हैं कि यहाँ की हवा में ही एक तरह का कंपटीशन है। आपका कंपटीशन आपके साथ में क्लास में बैठता है, प्रिपरेशन करता है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मतलब जो मैंने सोचा था वैसे उससे अच्छा माहौल है कोटा का। यहाँ पर पढ़ाई को लेके अलग सब बच्चों में जज्बा एकदम, जैसे एक दूसरे को यहाँ पर देख देख के हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा हम लोग को मतलब ऐसा ये सब हम लोग को अपने घर पे नहीं मिल पाता है। हम लोग को यहाँ कोटा का ये सब माहौल मिला है और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। एलन का फुल सपोर्ट रहा, फैकल्टीज का, टीचर्स का और पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आज हूँ जी। वो हम देख ही सकते हैं। अच्छा मैम, सर आपसे एक एक करके जानना चाहेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मिनी इंडिया है कोटा और यहाँ पे एक माहौल मिल जाता है। अनमोल ने जैसा कहा कि उनको एक पूरा माहौल मिल जाता है पढ़ाई का यहाँ पे। तो आपका बच्चा जब यहाँ पे रह रहा था, जाहिर सी बात है पेरेंट्स की जर्नी भी शुरू हो जाती है बच्चे के साथ में। तो आपका कैसा रहा, कैसे आपको पता चला एलन के बारे में, और जब एक बार एडमिशन ले लिया उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा 2 सालों में? अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे फॉर श्योर। मैम, आपसे शुरू करेंगे। जैसा आपने स्टार्टिंग किया कि कोटा एक मिनी सिटी है, मिनी बॉम्बे की तरह ही है। और वाकई में देखकर यहाँ लगता है, मतलब नाम सुनने से तो उतना नहीं लगता कि हाँ कोटा इतना बड़ा होगा, पर यहाँ आकर हमने जो देखा है तो वो बहुत बहुत मतलब काफ़ी अच्छा है। वाकई में मिनी बॉम्बे की तरह है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं देखने में, मतलब और सुनने में भी काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं। तो मैंने जो पहले सुना था कि हाँ वहाँ पर बच्चे कभी बिगड़ भी सकते हैं, कभी बन भी सकते हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, 1% भी ऐसा नहीं लगा। जितने भी बच्चे थे सारे अपने आप में एकदम पढ़ाई के बारे में, जितने भी हॉस्टल मैनेजर या फैकल्टी या सभी जो हैं वो सारा मतलब एकदम पढ़ाई का माहौल है, नीट एंड क्लीन है। कहीं भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि किसी भी तरह से यहाँ पर बच्चों के बिगड़ने के चांसेस हैं। और फिर बात तो ये है कि यार बिगड़ना है जिसको, वो कहीं भी बिगड़ सकते, घर पर रह के भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं है। और हाँ, अनमोल का नीट में आने का मतलब काफ़ी मैं टेंशन में थी जब ये 8th स्टैंडर्ड में था। बहुत सारे जो बड़े अधिकारी रहते हैं मेरे, जैसे मैं जिस डिपार्टमेंट में वहाँ पर IPS अधिकारी रहते हैं, IAS रहते हैं, तो मैं उनसे मिलाती थी अनमोल को। मुझे लगता था मैं इसको IAS बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं कैसे वो एक टाइम ही रहता है कि उस टाइम पे अपन को लगता है कि बच्चों की न्यू जर्नी है, पता नहीं ये किस चीज़ में निकलेगा, किस में नहीं निकलेगा। तो उस टाइम पे मतलब कोई ऐसा डिसीजन नहीं था, पर अचानक जैसे ही लगभग 9th 10th में आया तो इसका एक उस तरफ रुख जाने लगा कि मुझे डॉक्टर बनना, मैं उसमें ना इंजीनियरिंग में करना चाहता हूँ, और मुझे एक समाज सेवा का भी ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें मैं थोड़ा सा देश की हेल्प कर सकूँ। तो फिर ये चीज़ हम लोग को अच्छी लगी, हाँ वाकई में ये अच्छा है, इसमें परिवार की मदद भी होगी, समाज की भी होगी, और एक ये अच्छी लाइन में हमेशा अच्छा ही करेगा इसमें।
तो हमने यहाँ पर कोटा आइलैंड का नाम तो फेमस ही है, कोई ये बताने की चीज़ नहीं है कि कहाँ से पता चला। जी। चारों तरफ पूरे इंडिया में, मुझे तो लग रहा बाकी वर्ल्ड तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ इंडिया में फेमस है। कोटा सागर में भी काफ़ी मतलब टाइम से, लंबे टाइम से हमारे जो फैमिली के बच्चे थे वो जी। आइलैंड में पढ़े हुए हैं लंबे टाइम से, तो हमने आइलैंड चुना। और यहाँ पर जैसा सुना था उससे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आइलैंड का। अनमोल ने दिखा भी दिया वैसा, है ना, बेस्ट बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, दिया, उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया। हाँ बहुत अच्छा था आइलैंड। ठीक है। और सर आपका क्या नजरिया, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी जर्नी को? मैम जब अनमोल 9th क्लास में था तो न्यूज़पेपर हमने पढ़ा था आइलैंड के बारे में, जी टॉपर बच्चे दिखे थे, तो हमें उस समय सोच लिया था कि हमें आइलैंड में कोटा में करवाना है इसका एडमिशन। जी और हमारा सपना भी था मेरा जी कि हमें अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, जी। और बेटी भी डॉक्टर बनेगी आगे चलकर। जी तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, जी और कोटा तो शिक्षा की काशी है ही, जी। है और ना। वो सपना तो पूरा भी बहुत हो सपना गया। पूरा कर दिया बेटे ने, जी और बिल्कुल। बहुत सपोर्ट रहा यहाँ का टीचर्स का, और यहाँ आइलैंड का भी बहुत ओके फैकल्टी सब अच्छी हैं यहाँ पर। अच्छा, मैम ने एक बात की कि आप पहले कुछ और सोचे थे कि आईपीएस बने, अलग अलग माहौल रहता है ऑफिस में, तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपने कैसे डिसाइड किया? पहले से तो नहीं था दिमाग में, जाहिर सी बात नहीं, मम्मा ने बताया, तो कैसे नहीं, डिसाइड पहले से किया? तो हर कैसे बच्चे का- देखते हैं इसको आप? पहले से तो हर बच्चा यही सोचता मैं पहले एस्ट्रोलॉजिस्ट बनूंगा, बिल्कुल मतलब एस्ट्रोनॉट बनूंगा जी और साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन फिर बाद में हम लोग का मतलब जब मैं 8th 9th स्टैंडर्ड में था तो एक बायो के प्रति एक अलग से मतलब एक गुड फीलिंग डेवलप हुई अंदर से ओके कि और मतलब और ये जो ये डॉक्टर का प्रोफेशन है वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। बिल्कुल। उसमें हमें थोड़ा हेल्प करने को मिलता है, समाज सेवा करने को मिलता जी। है, और जो मतलब हम लोग को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है इस प्रोफेशन में। ओके। जो हम लोग जैसे किसी पेशेंट को ठीक करेंगे, उसके गार्जियंस के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलती है, उसमें एकदम अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उस वजह से मैंने ये प्रोफेशन को महत्व दिया और उसके आगे बढ़ा। ओके। और अपनी आप कैसा फील कर रही हैं? आपके भाई आपके लिए एक टारगेट बन गया है कि एक मेंटर भी रहेंगे वो आपके, कैसे मेरे को लगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे इंस्पिरेशन मेरे भाई है, मेरे को भी बड़े में डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है आपको भी? मैं पूछने वाली थी क्या बनना है। वेल अच्छा चलिए अनमोल, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी प्रेपरेशन शुरू करने वाले हैं या कर चुके हैं, आगे वो बनना चाहते हैं आप ही की तरह, उनको भी डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए अगर बताना चाहें आपका डेली शेड्यूल, यहाँ पर 2 साल आप लगातार मेहनत कर रहे थे, तो आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? क्लासेस कब लगती थी, पढ़ाई कब करते थे? तो सबसे पहले तो मैं 6:30 पर वेकअप हो जाता था, जी फिर ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर के 7 o'clock से पढ़ने बैठता था। तो 7 to 12:30 तक मैं पढ़ाई करता था। फिर 12:30 से लंच वगैरह लेकर के मैं 2 o'clock से अपने एलएन की क्लासेस ज्वाइन करता था। फिर 8 o'clock पर मैं घर आकर 8:30 पर अपना डिनर लेने जाता था। फिर मैं 9 o'clock तक डिनर वगैरह करके फिर 9 से 9:30 तक अपने मम्मी पापा से बात किया, दोस्तों से बात किया। मुझे दोस्तों से बात करना काफ़ी अच्छा लगता था। तो जैसे एलएन में जो जैसे कुछ पढ़ाई करके थोड़ा स्ट्रेस हुआ तो वो दोस्तों से बात करके, मदर फादर से बात करके बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैं फिर 9:30 से फिर अपना फिर से ऐसे सुबह का 3 to 4 आवर्स है, वैसे ही रात को भी 4 to 3 आवर्स पढ़ के मैं फिर अपना सो। ओके। और एलन में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जाहिर सी बात एक सिस्टम इन प्लेस होता है, चाहे फैकल्टी हो, उनकी अवेलेबिलिटी हो, डाउट काउंटर्स हो, या आपका क्लासेस का शेड्यूल या पढ़ने का, तो किस तरह से आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिला? एक पूरा स्ट्रक्चर जो आपको बना हुआ मिला 2 साल के लिए, कैसे कंट्रीब्यूट किया वो? मतलब मुझे काफ़ी हेल्प मिला एलन से, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा हेल्प मिला। और जो यहाँ का जो वो स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन है, मतलब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा मतलब कितना भी मिनिमम लेवल पर अगर 350 400 भी स्कोर कर रहा है तो आराम से 720 आउट ऑफ 720 ला सकता है अगर वो एलन से जुड़ा हुआ है। मतलब जो एलन में जो टेस्ट सीरीज हैं और जो क्लासेस हैं, डिज़ाइन, फैकल्टी के जो हेल्प है, बाकी उस सबको अपने साथ साथ लेकर के एलन को साथ में अगर चलेगा तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। आपने टेस्ट सीरीज की बात की, यहाँ पे टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, तो क्या आप अटेम्प्ट करते थे? उससे कितना हेल्प मिली आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में? मॉक टेस्ट से तो मुझे काफ़ी बहुत हेल्प मिली। जो 21 डेज में जो हमारी स्टडी होती है तो उसका मैं सही पता चलता है हम लोगों ने कितने अच्छे से उसको ग्रास्प किया है और हमारा जो क्या क्या उसमें वीक कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या सही कंसेप्ट्स हैं। तो हमारा 21 डेज का जो पूरा वो रहता है टाइमिंग, उसका सारा जो हमने नॉलेज गेन किया उस सब का हम लोग का टेस्ट में रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद पेपर का एनालिसिस करना, उसके बाद अपने
इन डाउट्स को क्लियर करना, वो सब मेरा वो टेस्ट के बाद का पोस्ट एग्जामिनेशन वो मेरा रहता था। ओके, और स्टडी मटेरियल की बात करें तो वो कितना हेल्पफुल रहा प्रिपरेशन में? मतलब एलन का जो स्टडी मटेरियल है वो तो उससे बाहर तो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि जो एलन का मॉड्यूल है वो सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि जो एलन का 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, एज यू नो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो जो एक्सपीरियंस है एलन का वो 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो मॉड्यूल वगैरह है वो एकदम इतना बेहतरीन तरीके से डिज़ाइंड है कि कोई बच्चे को कुछ बाहर पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं। सारी बुक्स का वो एक रेफरेंस है, वहीं पर उन लोगों ने उसको एकदम कन्फाइंड वे में एक जगह पर रखा है सारी बुक्स को, तो आपको कोई अदर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने यही फॉलो किया है, टीचर्स लोग भी यही बोलते हैं। तो उससे 710, 720, 700 के बाद आराम से उससे स्कोर हो सकता है। बिल्कुल। चलिए यहाँ पे अब आपके पेरेंट्स के पास में, क्योंकि आपकी तो प्रिपरेशन वाली जर्नी चल रही थी, यहाँ पे पेरेंट्स अपनी जॉब में भी बिजी थे, साथ में आपको भी कंफर्ट फील करा रहे थे। आपने बोला जब भी आप स्ट्रेस आउट फील करते होंगे तब भी उनसे बात करते थे। तो मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब यहाँ पे अनमोल पढ़ाई कर रहा था तो आपका क्या थॉट था दिमाग में, और उस 2 साल की जर्नी को आपने मेंटली खुद को और इसको भी स्ट्रांग बनाए रखने में ताकि फोकस्ड रहे, तो उसको कैसे आपने किया? हाँ, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, बचपन वो से वैसे ही मतलब वो मुझे समझा देता है। ओके, हाँ, जहाँ मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है वो मुझे सपोर्ट करता है, जहाँ उसे मेरी ज़रूरत पड़ती तो माँ बाप तो करते ही हैं सपोर्ट, मेरा तो फर्ज ही है, तो वो सेल्फ मोटिवेट है। बट यहाँ पर 2 साल में हमें थोड़ा सा, हाँ, बीच बीच में बच्चों को जैसे ही आते हैं यहाँ पर तो एक नई जगह है, पहली बार मम्मा को छोड़ा, अपने पेरेंट्स को, मतलब सभी को, फैमिली को, तो थोड़ा सा 7-8 दिन 10 दिन थोड़ा सा उसको लगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मुझे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि मैं नर्वस होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे पे फर्क पड़ता है। तो एकदम मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ छोड़ने आई, मैंने सारा कुछ देखा, हॉस्टल वगैरह सब कुछ अच्छा था, तो स्टार्टिंग से ही मतलब बिल्कुल नॉर्मली बाय करके ही गए हम लोग कि आप आराम से यहाँ पर, घर से अच्छा था, यहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा है, खाना वाना सारी चीज़ें तो रहा। और हर दिन डेली, मतलब ऐसा कभी शायद ही कि 2 साल में कोई दिन ऐसा गया हो कि जब हमारी बात ना हुई हो। तो इसका टाइम फिक्स था, मतलब खाना खा के, और उसको जैसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बॉडी को, खाना खाया उसने शाम का, और सबसे पहले वो मुझसे बात करता था, तो 5-10 मिनट मुश्किल से बात करते थे हम लोग, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते थे, 10 मिनट 15 मिनट बस ये। तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो जाती थी। मैं उसे कभी मतलब कभी हंसी मजाक की बातें भी, कभी पढ़ाई की बातें भी, और कभी थोड़ा सा ऐसा कि जो बाहर की चीज़ें हैं उससे समझाना भी कि आपको कैसे अपना टारगेट करना है। तो इस टाइप से अब रोज़ रोज़ हम बच्चों से जुड़े रहते हैं तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि बहकने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम डेली उनसे बात कर रहे हैं, दिन भर का पूरा शेड्यूल पूछ रहे हैं, सारी फैकल्टी की बात कर रहे हैं, और फैकल्टी से भी मैं काफ़ी मतलब किसी ना किसी से बात करती रहती थी। तो उससे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। जर्नी अच्छी और थी। आपने मैम बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे कि बीच में जो कम्युनिकेशन है आपका वही तरीका है कि चाहे थोड़ी सी बात होती लेकिन वो ज़रूरी था ताकि उससे बात होती रहे और उसका भी एक तरह से मोटिवेशन बना रहे, फोकस बना रहे। सर आपसे जानना चाहेंगे, कई बार होता है बच्चा शेयर कॉन्स्टेंटली नहीं कर पाता है या फिर कई बार हेजिटेंट फील करता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जहाँ पर कि कई बार दोनों तरफ से थोड़ा बहुत हेजिटेशन बनी रहती है, क्योंकि आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रही, एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स की तरह आप सब लोग बात करते रहे, जब भी उनको कोई समस्या आई आपने हमेशा आगे आकर उनसे बात की, और बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें कैसे आप कहेंगे पेरेंट्स के लिए? स्पेशली पेरेंट्स के लिए बस इतना ही कहेंगे कि बच्चों को एकदम प्रेशर ना दें, उसको और सेल्फ स्टडी करने दें और उसको समय समय पर उसको मोटिवेट करते रहें उसका, और समय समय पर ध्यान देते रहें। ओके, अब अनमोल के पास थोड़ा और स्ट्रेटजी, पढ़ाई की बात, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, इन्होंने आपको सपोर्ट किया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और जो हिस्सा होता है पढ़ाई का वो है स्ट्रेटजी। बिना स्ट्रेटजी के कुछ भी अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपकी थ्रू आउट द ईयर क्या स्ट्रेटजी थी हर एक एग्जाम को, हर एक पेपर, जो भी सब्जेक्ट है उसको लेकर? वैसे तो हर बच्चे की अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है, तो आज मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फिजिक्स से शेयर फिजिक्स के बारे में स्ट्रेटजी बताऊंगा मैंने क्या फॉलो की। तो मैं ये जानता था कि फिजिक्स में थ्योरी से ज़्यादा तो कंसेप्ट्स क्लियर करने ज़रूरी हैं। थ्योरी एक बार करो और क्वेश्चंस बार बार करो, मैं इसी को फॉलो करता था। मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल वगैरह से करता था, थ्योरी अपने NCERT से पढ़ता था, और थ्योरी जो क्लास में जो टीचर नोट्स लिखाते उससे मैं अपना थ्योरी पढ़ता था और क्वेश्चन मॉड्यूल से करता था। फिर मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री।
तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो हम लोग का फिजिक्स जैसा ही है, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और जो एनसीईआरटी का जो प्रोडक्टिव है उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं, जितना आप इनपुट देंगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा नहीं। तो आप एक बार ये कर सकते जो आपका करंट सिलेबस जो चल रहा है उस समय आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते जो साथ में चैप्टर्स चल रहे हैं घर जाके आप उसे पढ़िए, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए पॉइंट, और जब आप नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स करने पड़ेंगे, तो आपका एनसीईआरटी पढ़ने में समय वेस्ट नहीं होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी के बाहर तो अभी 2-3 साल से नीट में कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ। तो ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन से याद करने में डिफिकल्टी होती है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, अपनी दीवार पर स्टिक कर लीजिए ताकि ये बार बार देखें तो आपको हमेशा याद हो जाए वो। और फ्लो चार्ट्स और जो टेबल्स वगैरह है वो ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करेंगे। और इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करता था एनसीईआरटी को पढ़ते समय जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं अपना जो नोट्स हैं उसके ऊपर जो स्पेस में छोड़ता था हर एक पेज पर, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ लिख लेता था जिससे मैं बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, टाइम बचता था उससे मेरा। और फिर बायोलॉजी में तो पता है बायोलॉजी का तो एक ही सोर्स है बस एनसीईआरटी है। तो जो हम लोग का एलएम में जो मॉड्यूल्स रहते थे मतलब उसका बहुत वास्ट सिलेबस है, तो उसको मैंने रिफाइंड किया था। मैंने क्या किया था जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एनसीईआरटी के साइड में जो स्पेस रहती है उसमें इंक्लूड कर दिया था। तो एनसीईआरटी में जितने बार पढ़ा वो बार बार वो पॉइंट्स पढ़े तो उससे हो गया। और मेन चीज़ रहती है एनसीईआरटी बायोलॉजी की एनसीईआरटी में बहुत सारे साइंटिस्ट रहते हैं, डेट्स वगैरह रहते हैं, तो मैंने उसका एक रजिस्टर बनाया था जिसका नाम था मॉनिटर रजिस्टर। तो उसमें मैं सारे वो थियोरेटिकल पॉइंट्स मतलब जो याद करने वाले पॉइंट्स है तो जो लंबे समय तक याद नहीं रहते उनको मैं लिखता था। तो हर एक टेस्ट के 2-3 घंटे पहले मैं उसको पढ़ के जाता था। तो एलएम में जितने टेस्ट हुए उससे मेरा उतने बार उन चीज़ों का रिवीजन हुआ। तो लास्ट में नीट तक मुझे एक भी कोई ऐसा वो नहीं रह गया था जो याद करने वाला चाहिए कि मैं बार बार उसको भूलूँ और दिमाग में एक स्ट्रेस बना रहा है कभी मेरा वो छूटा हुआ है। तो ऐसे बायो का ये मेरा स्ट्रेटेजी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। नाइस, वंडरफुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनके लिए उनके अकॉर्डिंग जिस तरह से भी ये स्ट्रैटेजी काम करे वो डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अनमोल एक और चीज़ है इसी से रिलेटेड, एलन के सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाउट काउंटर्स। तो चाहे ऑनलाइन कुछ लोगों के लिए अवेलेबिलिटी है और आप ऑफलाइन क्योंकि पढ़ रहे थे, तो उस तरह से आप कैसे देखते हैं इसको? आप जाते थे डाउट काउंटर्स, कुछ हेल्प मिला इससे आपकी प्रिपरेशन में? हाँ, डाउट काउंटर्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि अगर हमारे डाउट्स रहेंगे तो आगे हम लोग को बहुत दिक्कत आएगी आगे, क्योंकि अब वही डाउट जो हमारा अभी है वही आगे प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि वही अगर एग्जाम में आ गया तो बाद में आप सोचेंगे कि मेरा डाउट रह गया था, काश में वो डाउट कर लेता। तो एलन की एक बहुत बड़ी ये मतलब सुविधा है जो डाउट काउंटर की। डाउट काउंटर हमेशा वो खुला ही रहता है, मतलब उसका बहुत लॉन्ग आवर्स तक खुला रहता है, तो कभी भी हम जा सकते हैं डाउट काउंटर्स क्लियर करने के लिए। और जो एलन की फैकल्टीज हैं अपना व्हाट्सएप नंबर इजीली प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमें डाउट काउंटर जानने में थोड़ा मतलब ज़्यादा लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो मैं व्हाट्सएप पर टीचर से डाउट पूछ लेता था। और मतलब जो डाउट काउंटर्स का उसका बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया था, खासकर इनऑर्गेनिक में, क्योंकि मुझे इनऑर्गेनिक में कंसेप्ट क्लास में कभी क्लियर नहीं हो पाते थे। तो मैं सर से अलग से टाइम ले लेता था कॉल पर कि आप किस समय मुझे मिलेंगे। तो डाउट काउंटर में मुझे तो बहुत काफ़ी हेल्प किया और मुझे रैंक इम्प्रूव करने में। ओके, अब एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बात है जो वैसे आपके लिए एक सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपके लिए ये आंसर हर कोई करे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं सर मैम की और साथ में अवनी से भी कि जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी की सक्सेस में, चाहे वो प्रिपरेशन किसी चीज़ की कर रहे हो या फिर कोई जॉब करना चाहते हो, कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में। तो आपको क्या लगता है? अपनी आपसे शुरू करते हैं, फिर मम्मा पापा से पूछेंगे कि भैया कैसे सक्सेसफुल हो पाए नीट के एग्ज़ाम में? क्या बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत स्टडी की थी और मम्मा ने भी उनको बहुत मोटिवेशन दिया था। वो वैसे हार्ड वर्किंग है, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, इससे उनको सक्सेस मिला। ओके, और मैम आप कैसे देखती हैं उनकी इस सक्सेस को? क्या क्या फैक्टर्स हैं? मेन फैक्टर्स तो यही है कि वो हाँ हार्ड वर्क अच्छा कर लेता है, जिस टाइम पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ही करता है। मतलब पढ़ाई की ज़रूरत थी तो उसने सिर्फ पढ़ाई करी, अपने आप को मोटिवेट रखा, एक टारगेट बना के रखा कि हाँ हमारा टारगेट ये है। बीच बीच में मैं उसे हालांकि कहती थी कि भाई अपन को बहुत ज़्यादा तैयार, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वो परेशान मत हो, एकदम ये टारगेट मत बताओ कि मुझे 720 तो 720 ही चाहिए। पर उसका बच्चों का तो एक अपना टारगेट रहता है। मैं तो उसको मना ही करती थी, मैं इतना पढ़ते नहीं देख सकती थी, बहुत पढ़ता था काफ़ी, उसको मतलब स्टडी वगैरह काफ़ी अच्छा था उसका। तो उसने उसका स्टडी और हार्ड वर्क ही उसके लिए एक
और सर का क्या मानना है, आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स हैं? तो ये तो बचपन से इंटेलिजेंट रहा है और सेल्फ स्टडी भी करी है जी। और कभी उसने कोचिंग भी नहीं ली है। 10th क्लास में भी 11th 12th से सेल्फ स्टडी से हाईएस्ट नंबर, फर्स्ट रैंक वगैरह सभी हासिल की उसने। ओके और हम इससे कभी कभी कहते थे, कभी कभी यहाँ लोग जाते थे कोटा में आके, जब हमारी छुट्टी पड़ती थी जी कि बेटा सो जाओ, बहुत पढ़ लिया है। हम देखते रहते थे तो बहुत ही कम सोया है वो। ओके तो हम उससे बोलते रहते बेटा सो जाओ, नींद भी जरूरी है काफ़ी। जी तो वो सेल्फ स्टडी में बहुत मन करता है, सपोर्ट भी रहा सब लोगों का जी और उसके मदर का भी बहुत सपोर्ट रहा उसका मोटिवेशन के लिए। तो बिल्कुल मदर से तो काफ़ी बात होती रहती है उसकी। जी। और अनमोल, तो- आपको क्या लगता है? मुझे तो वही फैकल्टीज का सपोर्ट, मदर फादर का सपोर्ट, पूरे जी। एलएन का सपोर्ट, जी। बस यही सपोर्ट्स और मेरा हार्ड वर्क, मेरा जी मतलब डॉक्टर बनने का जो एक जज्बा है वो जी। मतलब अंदर से एक कोर फीलिंग आती है ना, डॉक्टर जी। बनूंगा, हाँ। हाउ आई विल लुक इन क्या वाइट बात। कोट। हाँ, तो वो ओके। सब देखने में मतलब वो सब सोचकर ही मतलब मेरा अंदर से एक जागता था मैं कि हाँ मुझे ये करना ही है, कैसे भी ओके। करके अचीव करना है। वो फोकस रहने के लिए वो एक फोकस रहने के मोटिवेशन मतलब प्रोफेशन ही ऐसा है कि मतलब उसमें अपने आप अपना फोकस बन ही जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आपके फादर ने अभी बताया कि आप बचपन से ही स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे एग्जाम भी दिए, तो आपके नीट के अलावा कुछ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे आपने, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। नीट के दौरान तो मैंने कोई नहीं दिया बिकॉज माई प्राइम फोकस वॉज ऑन नीट। और मतलब मैंने सोचा था अगर जैसे जेई का मैंने फॉर्म भरा भी था जी लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मैंने सोचा अब नीट में मतलब डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ओके बट मैंने जो जेई के जो पेपर्स हुए थे उसको बाद मैंने ऑफलाइन घर पर ही उसको सॉल्व किया था Okay. जिससे मेरा नीट का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, Okay. फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह। ओके ओके। तो इसके अलावा कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में? ओके, अब आपका फोकस क्लियर था आपका कि क्या करना है। आप लोगों का, अनमोल ने अभी बताया, चाहे वो पूरा सिस्टम हो, डाउट काउंटर्स हो जो यहाँ बना था, चाहे फैकल्टी से बात, उनका एलन सिस्टम में एक अपना एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों का कैसे रहा? अपनी भी आती थी क्या? कोटा आती थी आप मैं भैया बस से एक मिलने? बार आई, एक बार आई। कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा था। ओके तो मैम आपका, सर आपका पहले आने से पहले क्या प्री कंसीव नोशंस थे, और 2 साल की जो जर्नी रही आपका एलन के साथ में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था। जैसा मैंने पहले बताया कि हाँ, पहले मोबाइल पे फ़ोन से ही बात हुई ऑनलाइन, जो अपन एकदम फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करते हैं, जी तो वो वैसे ही बात हुई, मतलब फ़ोन से ही बात हुई, फॉर्म वॉर्म डाला अपना, सब कुछ ये सब हुआ। उसके बाद फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर छोड़ने आए एडमिशन के लिए, तो तब भी कुछ फैकल्टीज से मिले, बात हुई, तो काफ़ी अच्छा माहौल था, अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्टल ढूंढा, हॉस्टल में रहे, हॉस्टल का माहौल भी अच्छा था। धीरे धीरे मतलब मुझे आदत है हमेशा कि बच्चे को वहाँ छोड़ना है, तो मैं थोड़ा सा एक चारों तरफ का एटमॉस्फेयर देख लेती हूँ। फैकल्टी को भी देखा, वहाँ पर जो हॉस्टल था वहाँ पर भी लोगों से मिली, बात की थोड़ा बहुत। तो साकार का भी अच्छा था, माहौल अच्छा था, उन लोगों से मिलती रहती थी। जब भी टेस्ट होता था तो उसका स्कोर कार्ड देखा, वो भी जाके मैं वहाँ पर समझती थी बीच बीच में कि इसमें कहाँ पर वीकनेस है इसकी, कहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, हमें क्या ध्यान देना चाहिए, उसको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस टाइप से मतलब सारी चीज़ें अच्छी थी, 2 साल की जर्नी अच्छी रही। और टेस्ट वगैरह बीच में होते हैं तो वो एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था। मेंटर वगैरह भी इनके रहते हैं, जी तो सिस्टमेटिक सारा फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड कराई जाती हैं कि आपको जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो, तो ताकि उससे आप मतलब Performance सपोर्ट भी ले देख सकें। हाँ, हाँ, सपोर्ट ले बिल्कुल, सकें। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा तो यही है कि हाँ, आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। बच्चे को बिल्कुल। छोड़ दिया बस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जी आप सभी से मतलब यहाँ पर तो वो बच्चों को बनाने के लिए ही रहते हैं, जी और यहाँ पर तरह तरह के बच्चे आते हैं, जी तो आप जैसा उनसे लेना चाहोगे आपको वही आउटपुट मिलेगा। जी तो मुझे तो मतलब जैसा मैंने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा जी। सपोर्ट मिला ओके। सर लोगों का, सभी चीज़ों का, तो जी। अच्छा और था सर, एक्सपीरियंस। आपको एलन सिस्टम के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? और जो भी जितनी भी चीज़ें हैं इन प्लेस, चाहे वो डाउट काउंटर्स हैं, फैकल्टी की अवेलेबिलिटी है, या जो भी चीज़ें बच्चों के लिए बनाई गई है, पेरेंट्स भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर बच्चा बीच में एग्जिट कर रहा है टाइम से पहले तो उनके पास मैसेज चला जाता है। तो ये सारा सिस्टम आपको कैसा एक्सपीरियंस? यहाँ को तो बहुत अच्छा सिस्टम रहा है जी। इनका, काफ़ी हद तक सभी टीचर्स का सपोर्ट रहा है, सब जी। लोगों का रहा है, ओके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मैसेज अच्छा है। वगैरह आ जाते थे मैसेज बीच में। वगैरह भी वैसे आ क्लास जाते थे। कभी इसने नहीं मिस की है, जी लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि धोखे से कभी एक बार आई कार्ड नहीं ले गया था, जी तो उससे भी मैसेज पहुंच गया था। तो मैसेज तत्काल पहुंच मैंने गया था। फोन किया फैकल्टी जी को, पूछा कि अनमोल गया नहीं क्या। जी। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन अपन को हाँ। बीच बीच में वो भी ऐसा नहीं जी। कि मतलब अंधविश्वास नहीं करना चाहिए जी। बच्चों के ऊपर। ताकि इजी पूछा। हो जाता है। हाँ, हो थोड़ा जाता सा है, अपन हाँ। को 1-2 बार वॉच करना चाहिए। पूछा जी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो आई कार्ड नहीं था उसके पास में। तो इस ओके। टाइप से ये काफी अच्छा है। मार्क्स का भी तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाता। कोई भी चीज अगर बच्चा
या चीज़ जैसे वहाँ पर मैं जाती थी, दूसरे बच्चों की बातें होती रहती थी, जी। तो वो भी मैंने सुना। तो मतलब काफ़ी ये लोग एक्टिव रहते कि कहाँ पर हमें क्या मोरल सपोर्ट देना, कहाँ पर माँ बाप से अटैच करना, कौन सी उनको मैसेज देना, जी। तो इस टाइप से काफ़ी अच्छा था। अच्छा अनमोल, अब आपसे इससे पहले कि मैं आप लोगों से थोड़ा मैसेजेस लूँ पेरेंट्स एंड बच्चों के लिए, कोई प्री कंसीव्ड नोशंस थे कि आइलैंड में आने से पहले, और अभी कैसे देखते हैं आप इसको? आइलैंड में आने से पहले एक मतलब अंदर से चाहत थी कि कुछ अच्छा करके दिखाना है, मतलब मम्मी पापा का नाम रोशन करना। उसके आइलैंड के मतलब जब मैं आइलैंड में आया था उसके पहले मतलब एक आइलैंड का मैंने मतलब सब कुछ पहले से जान लिया था आइलैंड के बारे में। तो मतलब अंदर से मतलब आइलैंड से मैं फैमिलियर हो गया था। तो उसके पहले मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आता था आइलैंड में आने से पहले, मैं इतना बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, इतनी बड़ी अच्छी प्रोफेशन के लिए मैं वहाँ पर तैयारी करूँगा, तो बहुत ही अच्छा फील होता था उसके पहले। और मैम सर, आपसे अब अंत में, इससे पहले कि मैं अनमोल से बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे इंस्पायर होने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं कि क्या मैसेज देना है उनको प्रेपरेशन को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, आप सबसे जानना चाहेंगे? अब आपसे शुरू करता है मैम। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बच्चे यहाँ आते हैं, कुछ साथ में भी पेरेंट्स रहते हैं, कुछ लोग आपकी तरह भी है जो जॉब करते हैं, शहर से दूर यहाँ नहीं आ पाते हैं, और बच्चे को देखना भी है कैसे मूड में है, कैसे माहौल में है, कैसी तैयारी कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। तो उन सभी पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका बच्चा आ रहा है और वो साथ में नहीं आ पाता है? मेरा तो यही मैसेज है सभी से कि बच्चे को मतलब लोड देने की ज़रूरत नहीं है, और आप कम्युनिकेशन रखें, डेली बात करें। हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि जब आप बच्चे से बात ना करें। तो आप मतलब कोई भी एक टाइम निकालें, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, लेकिन आप बात जरूर करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति बात कर रहा है, कभी मम्मा ने बात कर ली, कभी पापा ने बात कर ली, कभी छोटे भाई बहन उनसे बात करा दी, और जैसा उसका मन है उसी तरह से आप उसको थोड़ा सा मतलब रिफ्रेश करें। घर वालों से बात करके बच्चे बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनको कोई मतलब कोई भी चीज़ प्रॉब्लम्स रहती तो वो शेयर करते हैं। और अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो वो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको टेंशन हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग मतलब जो भी जिनके भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं तो उनसे कांटेक्ट बनाकर रखें, डेली कांटेक्ट करें। सर आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? सॉरी, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को बस जी मैसेज देना चाहते हैं कि उनसे कांटेक्ट बनाकर चले, संपर्क बनाकर चलें, और समय समय पर उनके महीने 2 महीने में वहाँ आके यहाँ आकर मिल के भी सकते हैं वहाँ पर जी। तो यही है उनका संपर्क। कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे आप? बस यही कि मतलब हाँ, हम लोग बीच बीच में आए हैं, तो जी। जैसे लंबा टाइम 1 महीने का टाइम हो गया तो आप भले 2 दिन के लिए आए, लेकिन बच्चे के पास आए। जी। तो 2-3 महीने में एक बार बच्चे के पास 10-15 दिन या और कम, जितना आपके पास टाइम है तो बच्चे को टाइम दें। उसमें क्या होता है कि आप जैसे बच्चा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल ही है, पढ़ाई कर रहा, बहुत ज़्यादा दिन रात उसमें पढ़ाई कर रहा, तो उसको बॉडी में भी वीकनेस आता है, और कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि वो फ़ोन पे नहीं भी उतनी बातें कर पाता है। तो अगर आप उसके पास 2-4 दिन आके रहेंगे तो थोड़ा सा वहाँ का एटमॉस्फेयर भी समझ में आता, आप उसको वैसा भी और अटैच हो जाएंगे अच्छे से उसकी सारी चीज़ें, और उसको हेल्थ में भी सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ इशू भी काफ़ी आते हैं यहाँ पर, तो हेल्थ में सपोर्ट करने के लिए तो आपको बीच में आना ही पड़ेगा कैसे भी। सपोर्ट एंड हाँ। कम्युनिकेशन जी, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा आपने, अब आपसे कि जिनके भैया दीदी पढ़ाई करने वाले हैं, आप कुछ देर में, आप भी कुछ समय में डॉक्टर बनने वाली हैं, तैयारी करने वाली हैं, तो जो छोटे हैं और जिनके भैया दीदी कोटा आने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे? कैसे बातचीत करते रहे? बीच बीच में करते थे आप बातचीत? हाँ, थोड़ा बहुत करती थी। क्या करना चाहिए उनको जो छोटे हैं? जब व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, हाँ। और कॉल भी लगा सकते हैं कभी भी हाँ। टाइम पे। हाँ। और मैं तो भाई से कभी बात करती, जब मम्मा बात करती थी तब भी मैं उनको कॉल लगा के बात कर लेती थी। ओके ओके, ऑल राइट। कम्युनिकेशन मतलब बहुत थोड़ा मस्ती का इम्पोर्टेंट मूड बात बना है। देती थी बीच बीच में, जी। कभी भैया अगर जरूरी है। टेंशन में तुम्हें इशारा कर दिया कि अपनी तुम अच्छा भैया बात करो अच्छे से, तो ये भी काफी उसको क्या वो हेल्प करता था एंटरटेन। आपको? हाँ, हेल्प करता था उसका फन हाँ, करना? करता था। जब कोई स्ट्रेस है तो उससे बात करके हाँ। मतलब एंजॉय कर लेते थे हम लोग। वैसे भी हम लोग लड़ते बहुत है, फोन पर ही लड़ने लगते थे उससे। वो जरूरी है। वो चलिए, वेरी नाइस। अच्छा अनमोल, बहुत सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं अभी प्रिपरेशन करने वाले हैं, डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ साथ जो टॉपर्स होते हैं उनसे वो बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। एक ये कि पेरेंट्स ने कैसे डील किया, दूसरा ये कि बच्चे की क्या स्ट्रेटेजी रही, टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी रही। तो आप कैसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि वो सक्सेस हो पाएं आपकी तरह? क्या मैसेज देंगे? मैं नीट एस्पिरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो आपका जो एक गोल है, आपने गोल तो सेट कर ही लिया है कि आपको मतलब ये डॉक्टर बनना है, तो अपने गोल पर फोकस करिए, बाकी ऑब्स्टेकल डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए। और उस गोल पर फोकस करने के लिए आपको सोशल मीडिया वगैरह से भी दूर रहना पड़ेगा। तो आप मोबाइल को इस तरह से यूज़ कीजिए कि आप मोबाइल को यूज़ करें, मोबाइल आपको ना यूज़ करें।
तो स्मार्टफोन को स्मार्टली आप हैंडल करेंगे तभी आप स्मार्ट बन पाएंगे। तो आप मतलब मैं मोबाइल को भी ऐसे यूज़ करता था, तो अभी तो मेन तो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, उससे आप दूर रहें और अपने गोल पर फोकस करें। और डॉक्टर प्रोफेशन है, उसके बारे में आप सोच कर आप इनर मोटिवेशन ले सकते हैं। तो डॉक्टर प्रोफेशन, उसके बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा, नॉट ऑल एंजल्स हैव विंग्स, सम हैव स्टेथोस्कोप। Oh, nice, very nice. That was well said. Thank you so much, Anmol. Thank you so much, मैम, सर एंड अवनी स्पेशली। आप लोग आए, आपने अपनी जर्नी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक सक्सेस स्टोरी के पीछे जो एक सपोर्ट सिस्टम है और किस तरह से वो सपोर्ट की गई, कब कब क्या क्या किया गया ताकि सारी चीज़ें इन प्लेस राइट उनके लिए रही और वो सक्सेसफुल हो पाए, वो बहुत ज़रूरी था। आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, अप्स एंड डाउन्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Okay.